के आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, ब्रिटेन समेत यूरोपीय मुल्कों में कहर मचाने वाले कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब हिंदुस्तान पहुंच गया है। दरअसल ब्रिटेन से लौटने वाले 6 मरीजों में कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन मिला है। इन सभी लोगों को सिंगल आइसोलेशन रूम में रखा गया है और इनके कॉन्टेक्ट में आए सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। तो आज एक बार फिर से बात करेंगे कोरोना वायरस के न्यू स्ट्रेन की और इन सब पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर यश गुलाटी, डॉक्टर निमी रस्तोगी और मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। डॉक्टर यश गुलाटी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, जैसे कि ब्रिटेन से लौटे 6 मरीजों में ये नया स्ट्रेन मिला है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, हमें इससे कितना घबराने की जरूरत है? देखिए, ये बात तुम शुरू से कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत तो ना पहले थी ना अब है। जो ये नया स्ट्रेन है B1.117 जो है, ये इन्फेक्टिव ज्यादा माना गया है, ज्यादा खतरनाक नहीं माना गया। इसके बारे में अभी ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज्यादा खतरनाक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वही एहतियात बरतने हैं जो पहले बरत रहे थे। अपना डिस्टेंस रखना है, हाथ धोते रहना है, मास्क पहनना है, जैसे पहले बचाव कर रहे थे वैसे एहतियात बरतते रहेंगे, तो वही करना है हमको। कोई इसमें घबराने वाली बात ऐसी है नहीं। लेकिन डॉक्टर गुलाटी, जिस तरीके से, जिस स्पीड से ये इन्फेक्ट हो रहा है लोगों को, जिस तरीके से ये फैल रहा है, अपने आप में तो ये खतरनाक संकेत है ही है। हाँ, लेकिन ये अभी इसका कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये पहले वाले वायरस से ज्यादा खतरनाक है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना अब खत्म हो रहा है, ये उसके डिपार्टिंग स्ट्रेन है, तो अभी मालूम नहीं है। लेकिन जो लोगों को पहले कोई बीमारियां हैं, डायबिटीज हैं, कुछ कोमॉर्बिडिटीज हैं, चेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो वाकई पूरा एहतियात बरतना चाहिए, जैसे पहले बरत रहे थे बाकियों को भी बरतना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्टिव ज्यादा है, इसलिए एहतियात पहले से भी ज्यादा बरतने चाहिए। हम सबको मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना, हाथ धोना, ये सब चीजें हमको पहले से भी ज्यादा करनी है, क्योंकि अब इंडिया में काफी कंट्रोल में आ रहा है कोविड, तो ऐसा ना हो कि इसकी वजह से फिर से बढ़ जाए। डॉक्टर यश गुलाटी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना वायरस पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि म्यूटेशन जो देखने के लिए मिल रहा है वो स्पाइक प्रोटीन में मिल रहा है। ये जो स्पाइक प्रोटीन होती है, ये वायरस को ह्यूमन सेल से चिपकने में मदद करती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना वायरस ज्यादा स्ट्रांग हो रहा हो? नहीं, देखो, ऐसा है कि जो म्यूटेशंस तो कितनी हुई हैं, एक नहीं है। वायरस तो सर्वाइव ही म्यूटेशन से करता है ना, तो अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी तो म्यूटेशन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये वही चिपकता ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा इन्फेक्टिव है, लेकिन क्या पहले से ज्यादा ये बीमारी कर सकता है, ऐसा कोई अंदेशा नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक है नहीं। लेकिन क्योंकि ये ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर सकता है, और वो उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो वल्नरेबल है, जिनको और कोई पहले और बीमारियां हैं, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एहतियात बरतना पहले से भी ज्यादा निहायत जरूरी है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हाँ तरन्नुम, ये तो हमने देखा ही, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। एक तो ताज़ा एग्जाम्पल जो हमें मिला है वो सुपरस्टार रजनीकांत जो है, उन्होंने तब जो एक पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉड की थी, अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, वो निगेटिव भी पाए गए 3-4 दिन पहले की बात है। लेकिन इसके बावजूद भी उनके क्रू में कुछ लोगों को ये पॉजिटिव पाए गए थे और इनकी भी अपनी समस्याएं बढ़ गई थी। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं और लगातार बताते रहे, कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग जो है उनके साथ ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर निमी रस्तोगी भी हमारे साथ है। डॉक्टर निमी, 6 लोगों को हुआ इंडिया में, तो एक तो हैदराबाद में, एक पुणे में, 3 इस तरीके से करके। तो ये लगता है जो कल परसों तक हम लोग बात कर रहे थे कि यूके में है, ये दस्तक दे सकता है, अब ये बिल्कुल आ गया है। तो क्या फिर हम लोगों को उन्हीं बातों को दोहराना चाहिए कि एहतियात बरतें और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं इससे बचने का? जी, जैसे डॉक्टर गुलाटी कह रहे थे कि जीनोमिक साइंसेज और वायरोलॉजी में म्यूटेशन कोई हैरानी वाली बात नहीं होती है। ये जो वेरिएशंस आए हैं ये आते रहते हैं, और ये पहली बार नहीं कि ये कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन, जैसे MERS और SARS
ये जो वायरसेस हैं इनमें भी म्यूटेशन होते रहते हैं, बट क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पीरियड फेज में है और यहाँ पर इतनी दवाई बच चुकी है, इसलिए पूरी दुनिया का ध्यान लगा हुआ है कि कहीं ये जो नया स्ट्रेन है, या स्ट्रेन कहना तो नहीं अच्छा रहेगा, ये जो डेरिवेटिव है जो इसका क्योंकि स्ट्रेन का मतलब है इसकी स्पीशीज ही बदल गई, लेकिन जो वेरिएंट है इसका मतलब है कि थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ है जो कि पहले वायरस जैसा ही है, लेकिन बॉडी उसको कैसे रिएक्ट करेगी इसको हमें देखना है। इसकी पैथोजेनेसिटी यानी कि इसकी बीमार कर देने की जो ताकत है वो कितनी है, उसको भी बहुत क्लोजली हम हेल्थ एक्सपर्ट इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन हाँ, विरुलेंस ज्यादा है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, ये फैलता ज्यादा है, लेकिन हो सकता है उस वजह से हमारी अपनी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो भी मॉडिफाई हो जाए, तो अभी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो वैक्सीन है ये भी कारगर इसमें साबित होगी। अब पूरी दुनिया इस पर नजर लगा रही है, सब लोग डरे हुए इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात हो रही है, अदरवाइज वायरसेस में म्यूटेशन होते रहते हैं। बट हाँ, एहतियात बरतना जरूरी है। दुनिया भर ने सीखा है कि जल्दी प्रिकॉशन ली जाए तो हम किसी भी बीमारी को रोकने से बचा सकते हैं। सो बी ऑन गार्ड, सारी जो इतनी प्रिकॉशंस है वैसे ही करिए, लेकिन डरिए मत। दिस मे नॉट बी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। जी डॉक्टर निमी, जिस तरह से ये लगातार म्यूटेट हो रहा है, तो क्या जो वैक्सीन है वो हमें और बनानी पड़ेगी, या जो वैक्सीन बन चुकी है आने वाली है वो उसी तरह इस पर काम करेगी? देखिए, वैक्सीन की जो रेंज ऑफ इम्यूनिटी डिपार्टिंग पावर होती है वो काफी वास्ट होती है, तो वो ये मत सोचिए कि हर वेरिएशन में हम लोग एक नई वैक्सीन लाते हैं। हाँ, जब स्ट्रेन बिल्कुल ही डिफरेंट होता है पहले वाले स्ट्रेन से, तब लानी पड़ती है वैक्सीन। अब जैसे SARS की वैक्सीन या MERS की वैक्सीन SARS-CoV-2 में नहीं चल सकती है, लेकिन अगर जरा सा वेरिएंट है तो फिर वही जो वैक्सीन है तो बॉडी को इस कदर एबल कर देगी कि जो एंटीबॉडीज बने वो एक वाइड रेंज ऑफ वायरस को से हमें इम्यूनिटी प्रदान करे। तो भी वायरस वैक्सीन के बारे में बिल्कुल भी शुबा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अभी तो इसके वायरसेस के हमारे पास अभी तो फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है लोगों को, जिनको लगी है अभी सेकेंड डोज लगनी है। अभी उसका पूरा रेंज एंटीबॉडीज का हमें देखना है, तो ये अभी बहुत ही शुरुआती फेज है, तो अभी हमें बिल्कुल भी इस बारे में शक नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर गुलाटी, जितने लोगों को, आप तो इस पर बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन है आप लोगों का, जितने लोगों को वैक्सीन की पहली डोज पड़ी है, उनमें क्या जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी जो रिजल्ट उनमें आएंगे वो दिख रहे हैं, या फिर कि किसी भी तरीके के इफेक्ट के लिए दूसरे बूस्टर डोज का वेट करना पड़ेगा? नहीं, अभी तो आपने देखा ही था कि हरियाणा के एक मंत्री को जिनको लगा था वैक्सीन, उनको भी हो गया कोरोना। तो जाहिर है कि दोनों डोज की जरूरत है, और वैसे भी 100% इफेक्टिव तो कोई भी वैक्सीन नहीं है। तो जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है उसका माना जा रहा है 65 से 70% तक इफेक्टिव होगी। लेकिन होगा क्या कि अगर 65-70 लोगों में भी 100 में से ये कामयाब हो जाती है तो फिर अपने आप हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। तो ये वैक्सीनेशन जो शुरू हो गया, इसका असर आने में भी वक्त लगेगा ना। एक दिन के अंदर तो ये सारा कुछ खत्म नहीं हो जाएगा। ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है कि हमने दे दिया और वो खत्म हो गया, क्योंकि ये तो इम्यूनिटी बनेगी, दोनों डोज लगेंगी, उसके बाद में फिर हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। तो यही इसका प्लान है। तो टाइम लगेगा, इसके अंदर कुछ महीने लगेंगे, ऐसा नहीं है कि ये 10 दिन में बात खत्म हो जाने वाली है। अच्छा, ये जो 28 डेज का गैप है फर्स्ट डोज और उसके बूस्टर डोज के भीतर, तो इसका क्या राज है? मतलब क्या इतने दिन में कुछ बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उस दवा को, उसके बाद फिर उसको चेक करते हैं, उसके बाद ये डोज देते हैं दूसरा? ये 20 डेज का वही है ना, इसका हर चीज का अपना देखिए, जैसे कोई भी दवाई हम जैसे लेते हैं, हर चीज का अपना उसका टाइम होने का जो पीरियड होता है, उसका इफेक्ट आने का, उसकी इम्यून रिस्पॉन्स आने का। कोई भी दवाई ले लीजिए, ना सिर्फ ये एंटीबायोटिक भी लेते हैं तो उसका कुछ ड्यूरेशन होता है, उसके बाद नेक्स्ट डोज दी जाती है। तो सारे इकट्ठे तो नहीं दे सकते हैं ना, पहले कुछ बनेगी फिर उसकी बूस्टर इम्यूनिटी बनेगी, नेक्स्ट के बाद और ज्यादा बनेगी, तो उसका एक्सपोनेंशियल रिस्पॉन्स होगा। तो इसलिए उसको बीच में गैप देना वो जरूरी होता है। जी डॉक्टर यश गुलाटी, ये जो नया स्ट्रेन है इसका पता लगाने के लिए क्या बाकी वैक्सीन में टेस्ट काफी होगा? नहीं, वो काफी नहीं है। इसके लिए आप तो मालूम ही होगा कि जिन का पॉजिटिव आया है उनका पुणे लैब में जीनोम टेस्ट करने के लिए भेजा गया है, और ये RT-PCR क्या इन सबको डिटेक्ट भी कर पाएगा, ये भी कोई पक्का नहीं है।
तो इसके लिए तो उसका फिलहाल जो है जीनोम टेस्ट करने के लिए जो पुणे की लैब है उसके अंदर भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल। जी अभय जी क्या कहेंगे? हाँ, अब यही मैं इंतजार कर रहा था कि आप कोई सवाल पूछ रही हैं क्या। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, अब तो जैसे कल भी हम लोगों ने एक शख्स को बुलाया था अपने प्रोग्राम में, वो दरअसल ट्रेवल कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया घूम रहे हैं पिछले 9-10 महीनों से भी, इस कोविड के पीरियड में भी, और उनका ये एक्सपीरियंस था फर्स्ट हैंड कि जितने जो अर्बन एरियाज है वहाँ से लेकर और रूरल तक, मतलब एक ऐसा माहौल भारत में कम से कम बन गया है जैसे लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अब ये वायरस हमारे यहाँ से खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ डेथ रेट बहुत ही कम हो चुकी है, 1%, बिलो 1% है। तो लोग बिल्कुल भूल चुके हैं इस बात को कि क्या इस तरह की कोई चीज़ भी हमारे यहाँ है, और बिल्कुल प्रिकॉशंस नहीं है। तो ये मान के चले कि जो हम लोग थर्ड फेज की बात कर रहे हैं, क्या हम इस खतरे को खुद ही इन्वाइट कर रहे हैं? नहीं, क्या होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि शुरुआत में हम उसको सीरियसली लेते हैं, फिर वो इफेक्ट ब्लंट होने लगता है और धीरे धीरे वो रोजमर्रा की चीज हो जाती है। बट एज अ हेल्थ एक्सपर्ट मैं तो कहना चाहूंगी कि ये गलत एटीट्यूड है। जो खतरा है वो बिल्कुल रियल खतरा है, सबके सामने है। अभी केसेस हो रहे हैं, अभी भी देखिए हॉस्पिटल में आके किस कदर सीरियस मरीज आ रहे हैं। हाँ, नंबर ऑफ केसेस घटे हैं, थोड़ी सी हर्ड इम्यूनिटी आई है लोगों में के बिहेवियर में चेंज होने की वजह से। जो अवेयर लोग हैं, जो भले लोग हैं, जो सारी प्रिकॉशन फॉलो करते हैं, वो बचे हुए हैं अभी भी, और जो सफर कर चुके हैं उनमें तो इम्यूनिटी बन ही चुकी है। यहाँ तक कि मैं पढ़ी थी कि 5 या 6 यूनिवर्सिटीज में रिसर्च चल रही है कि जो अगर आप उससे सफर कर चुके हैं कोविड से, तो आपके शरीर में 8 to 12 मंथ्स की गुड इम्यूनिटी लास्ट करती है, जो कि पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ 3 महीने की है। तो इस चक्कर में कुछ लोगों की अपनी नेचुरल इम्यूनिटी है, कुछ सब क्लिनिकल केसेस है जिनको कभी कोई बीमारी हुई नहीं, उनको पता ही नहीं उनको कोविड हो चुका है, उनके एंटीबॉडीज बन चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन वल्नरेबल है, अभी वो ससेप्टेबल है, वो चीज से के आड़े आ सकती है। तो मेरे ख्याल से अभी बिल्कुल टाइम नहीं है अपनी एहतियात को बाहर रखने का। आप इस पूरी एहतियात बरतिए। वैक्सीन अभी लगी नहीं है, 1-1.5 महीना लगेगा अभी, जब तक इवन हाई रिस्क ग्रुप में वैक्सीन स्टार्ट होने में 1-1.5 महीना लगेगा, कुछ सेकेंड डोज लगेगी तो आप 2.5 महीने मान के चलिए। तो अभी वो टाइम है, जो इतनी मेहनत आपने 8-10-12 महीने की है, अब इसको थोड़ा और बढ़ाइए, ताकि जब तक आप पूरी तरह से सब लोग सुरक्षित ना हो जाए तब तक आप एहतियात जारी रखें। अच्छा, एक बार बताइए, क्या इन जनरल इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, क्या करना चाहिए? कुछ तो मार्केट में दवाएं भी पिछले 7-8 महीनों में हमने देखी और काफ़ी कॉस्टली है, बहुत महंगी दवाएं हैं वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के नाम पर। तो क्या ये मुमकिन है कि इन जनरल अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लिया जाए? एब्सोल्युटली, टाइम एंड अगेन हर बुलेटिन में हम लोग हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताते हैं कि जो गुड लिविंग होती है, जो अच्छी आदतें होती हैं, अच्छा खान पान होता है, वो आपके शरीर को रोगों से, यही नहीं कोविड ही नहीं, इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हर तरह के इन्फेक्शन से आपको बचाता है। अगर आप न्यूट्रिशनल खाना खाते हैं, सनलाइट से आप एक्सपोज होते हैं, आप आपकी दिनचर्या अच्छी है, टाइम से सोते हैं, टाइम से खाते हैं, आप विटामिन लेते हैं, आपके खाने में हर्बल जैसे हल्दी, अदरक, सौंठ, जिंजर, ये सब चीजों का प्रयोग आप करते हैं, और आप को शुगर नहीं है, अगर है तो आप कंट्रोल रखते हैं, आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं, योगा, एक्सरसाइज कुछ करते हैं, तभी आपकी शरीर में एक शील्ड आती है कि आप हर बीमारी से बचे रहेंगे। उनमें कोरोना भी शामिल है। तो जो लोग इतने समझदार हैं वो बचे हुए हैं। और अब अगर आपको वाकई अगर कोई प्रॉब्लम है भी, तो प्लीज उस चीज को कंट्रोल रखिए, ताकि उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक ना हो जाए। विटामिन बी के बारे में कहा है, सी है, विटामिन डी का तो सभी जानते हैं। तो ये मल्टीवाइट की टैबलेट देते हैं, और दिनचर्या अच्छी रखिए, खान पान अपना अच्छा रखिए। डॉक्टर गुलाटी, हमने जब पोलियो की वैक्सीनेशन हो रही थी तो उसमें हम अक्सर सुनते थे, ये कहा जाता था कि एक भी वायरस बचना नहीं चाहिए, मतलब एक भी बच्चा ऐसा नहीं रह जाए जिसको पोलियो वैक्सीन एक पर्टिकुलर पीरियड में नहीं पड़ जाए, नहीं तो वायरस को कोई ना कोई कैरियर मिलता रहता है। तो क्या इसमें भी उस तरीके की बात है, या 70 to 75% लोग इम्यून हो जाते हैं तो उसके बाद ये हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी और फिर उसके बाद कोई इसका असर नहीं पड़ेगा किसी पर? That's a very good question, Abhay. I think epidemiologists will be able to answer that. एपिडेमियोलॉजिस्ट से देखा जाए, सॉरी आप मुझसे पूछ रही हैं, उनसे पूछ रही हैं? जी गो जी जी डॉक्टर गुलाटी। डॉक्टर गुलाटी।
हाँ जी, ऐसा है कि जो अगर एपिडेमियोलॉजी से देखा जाए तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है 60-70% लोगों में। अगर डिजीज जो है खत्म हो जाए तो हर्ड इम्यूनिटी अपने आप हो जाएगी। पोलियो का यही था कि इतने दूर दराज लोगों में बच्चों को डोज देनी थी कि ये एम किया गया कि सबको दिया जाए। तो ये एम तो अभी भी है। ये तो ऐसा नहीं है कि हम 60% या 70% लोगों को दे के कहेंगे चलो बात खत्म हो गई। एम तो अभी भी यही होगा कि सबको वैक्सीनेशन दिया जाए, खासकर उन लोगों को जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, जिनमें कोमॉर्बिडिटी हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं जो डेली एक्सपोज होते हैं, वहां से शुरू होकर सारी पॉपुलेशन के अंदर सबको ही देने का जो वो होगा। लेकिन अगर 60-70% तक जब तक हम पहुंच जाएंगे तो फिर ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। जी, डॉक्टर यश गुलाटी, ये भी कहा जा रहा है कि जो मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है और रेमडेसिविर दवा दी जा रही है, इसकी वजह से वायरस को म्यूटेट होने का मौका मिल रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि सच बात यह है कि किसी को मालूम अभी तक नहीं है कि कौन सी दवाई इसमें कारगर है और कौन सी नहीं है, किससे क्या हुआ और किससे नहीं हुआ। ये सब एनेक्डोटल है। आईसीएमआर ने जो हमारे इंडिया में तो यहां तक कह दिया कि प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव ही नहीं है। तो अब ये मालूम नहीं है कि जो किस में क्या हुआ। ये तो बाद में जब रिसर्च होगी अगले 8-10 सालों में, जब पता लगेगा कि किन किन चीजों में क्या क्या हुआ था। तो ये सब जो एनेक्डोटल बातें हैं, सोच की बातें हैं, उस वक्त क्या सच है क्या नहीं ये कह नहीं सकते। और क्या प्लाज्मा थेरेपी जरूरत भी है इफेक्टिव, हालांकि बड़े बड़े लोगों ने भी ली, बड़े बड़े लीडरों ने जाके ली, तो मालूम नहीं है कि ये इफेक्टिव भी है कि नहीं है। जी, लेकिन फिर भी क्या घबराने की जरूरत है? क्योंकि जैसे कहा जा रहा है ये जो न्यू स्ट्रेन है ये बहुत तेजी से फैलेगा, और वहीं हम अपने देश में जो देख रहे हैं लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं। वो लोग ये भी नहीं मान रहे हैं कि कोरोना कुछ है भी, इस तरह का कोई वायरस भी है जो लोगों को बीमार कर रहा है, वो नहीं मान रहे हैं, बहुत लापरवाह हो गए हैं। आप बाहर देखते होंगे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, मार्केट्स में ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो कितना खतरनाक हो सकता है, जबकि इंडिया में ये न्यू स्ट्रेन आ चुका है। देखिए, इससे बड़ी हिमाकत तो हो ही नहीं सकती कि आप बाहर जाएं और मास्क ना पहने, सोशल डिस्टेंस ना रखें, क्योंकि ना सिर्फ आप अपने आप को खतरा दे रहे हैं, आप दूसरे आदमी के लिए भी खतरनाक साबित होंगे। ये वही बात होगी कि हाईवे के ऊपर आप टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला रहे हैं तो आपका तो जो नुकसान होगा औरों का भी हो सकता है। तो ये हम सबका फर्ज बनता है कि अगर किसी कोई आप देखते हैं किसी को मास्क नहीं पहनी या सोशल डिस्टेंस नहीं है, तो आप उनको प्यार से बोलें कि भाई आप प्लीज ये कर लीजिए। तो एक दूसरे को बोल के ये करना ये तो निहायत जरूरी है। इसमें तो कोई मतलब साइंसदान नहीं चाहिए ना आपको बताने के लिए, ये बात तो एस्टैब्लिश हो चुकी है। और जो लोग कुछ नाफरमानी करते हैं तो उनको जरा थोड़ा प्यार से या सख्ती से, जैसा भी है, ये करवाना तो पड़ेगा ही, इसके अंदर कोई दो राय वाली बात है नहीं है। अच्छा, एक इसके टेस्ट से जुड़ी बात एक मैं समझना चाहता हूँ, आप भी हैं डॉक्टर गुलाटी और निमी रस्तोगी। जैसे शुरुआत जब हुई इसकी तो आरटीपीसीआर टेस्ट की जो कीमत ली जा रही थी लैब्स में वो 4000 से ज़्यादा थी। उसके बाद गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्डर्स आए, उसके बाद वो 2500, 1800, अब 800 तक ये चला है टेस्ट के लिए जो चार्ज किया जा रहा है। तो क्या धीरे धीरे कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप हुई जो टेस्टिंग उसकी आसान बनाती है, लैब्स को कम खर्चा करना था उसके पीछे, या फिर एक शुरू में जो इसको लेकर एक खौफ था, एक डर था, उस डर की कीमत वसूली गई और 4000 से ज्यादा तक की कीमत ली गई टेस्टिंग के लिए? आई डोंट थिंक कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुई आरटीपीसीआर में। यही है कि नंबर्स है ना, जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना ज्यादा फिर वो किफायती हो जाता है काम करना। लेकिन शुरू शुरू में मैं जरूर कहूंगा कि ज्यादा चार्ज किया गया, और अब एक्चुअली क्या है कि सब्सिडाइज हो रहा है। अब कई लैब्स को मुश्किल हो रही है इसमें, प्राइवेट कई लैब्स हैं उनको मुश्किल हो रही है इस प्राइस में करने की। तो जो हैप्पी मीडियम है समवेयर इन दोनों के बीच का है। तो शुरू शुरू में ज्यादा था, अब थोड़ा कई लैब्स को मुश्किल है, तो शायद इसके बीच का प्राइस ठीक है। लेकिन आप समझते हैं कि जब ज्यादा नंबर होता है तो नेचुरली उसका प्राइस अपने आप चीजों को कम हो जाता है। तो ऐसी कोई नई टेक्निक वाली बात नहीं है। जी, डॉक्टर यश गुलाटी, ये जो 2020 है वो तो इसी तरह गुजर गया, सब घरों में रहे, घर से काम करते रहे, कुछ लोग दफ्तर भी गए। अब जो 2021 आ रहा है, अगला साल, आपको क्या लगता है हमें क्या वो साल भी इसी तरह गुजारना होगा, इसी न्यू नॉर्मल के साथ?
देखिए, ऐसा है कि दुनिया आने वाले समय के लिए, आने वाले वक्त के लिए बदल गई है, ये हमको मानना पड़ेगा। और कोई अगर ये सोच ले कि हम हमेशा ऐसे ही केयर फ्री बसों में, ट्रेन में घूमते रहेंगे बिना किसी एहतियात के, वो होने वाला नहीं है। तो ये तो बहुत जरूरी है कि आप ये हैबिट हम बना लें, क्योंकि ये आने वाले वक्त तक होते रहने वाला है। तो ये मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ महीनों में आप कहेंगे कि कोई भी मास्क। तरन्नुम, अभी डॉक्टर गुलाटी से हमारा कांटेक्ट छूट गया है। डॉक्टर निमि रस्तोगी से बात कर लेते हैं। डॉक्टर निमि रस्तोगी, आप भी इसी मामले पर एक्सपर्ट हैं और इनफैक्ट बहुत सारे मामलों पर एक्सपर्ट हैं। तो तरन्नुम का जो सवाल था कि क्या न्यू नॉर्मल यही रहेगा हमेशा के लिए, या कि फिर इससे मुक्ति मिलने वाली है कुछ महीनों के बाद? मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर तो ऐसा ही रहने वाला है, बिकॉज अभी देखिए जनवरी में जब लॉन्च होगा, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलेगा मोस्ट प्रॉब्ली एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को, तो उसको रोल आउट होने में टाइम लगेगा। अभी कुछ स्टेट्स ड्राई रन कर रही हैं, कुछ अपनी तैयारी कर रही हैं, कुछ अपने बैकएंड्स मजबूत कर रहे हैं। तो शुरू के 3 महीने तो आप दीजिए, बिकॉज बहुत बड़ा टास्क है सबको वैक्सीनेट करने के लिए। एक बार जब कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस लोगों में आने लगेगी, जो लोग वैक्सीनेटेड है या जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो सिक्योर हो जाएगी, तो बाकी लोगों को भी आएगा कि थोड़ा बहुत मिलना जुलना शुरू होगा। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि आप इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और बहुत हद तक की प्रिकॉशंस अगले 6 महीने, 5 से 6 महीने तो इन सम फॉर्म और दी अदर जारी रहेंगी और जारी रहना भी चाहिए। अच्छा, ये वैक्सीन को लेकर पिछले एक हफ्ते में कंफ्यूजन सा फैला था कि एनिमल फैट के यूज को लेकर, क्या हर एक वैक्सीन में इस तरह की कोई चीज होती है जिस पर किसी न किसी वर्ग को, किसी को उस पर कोई ऑब्जेक्शन हो सकती है, या फिर एक र्यूमर था जिसको लेकर चारों तरफ इसको फैला दिया गया? नहीं, हमें ये जो mRNA वैक्सीन है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक लिपिड लेयर चाहिए होती है एज अ कैरियर, ताकि वो शरीर में प्रवेश करके उसके बाद उसके एंटीबॉडीज बन सके। अब ये सिंथेटिक लिपिड लेयर का कोई बायोलॉजिकल सोर्स होता होगा, यानी कि वैक्सीन कोई ना कोई ऐसा सोर्स तो होता होगा कि ये वैक्सीन कहाँ से आ रही है, मतलब ये लिपिड कहाँ से आ रहा है। अब किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इसका एनिमल सोर्स है या किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी, कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से बाल की खाल निकालने की बात है। लिपिड्स तो दुनिया भर की चीजों में इस्तेमाल होता है, दवाइयों में, कैप्सूल्स में, इंजेक्शंस में, वैक्सीन्स में, हमारे शरीर के अंदर भी लिपिड होता है। तो इसमें इतना कोई ऐसी बात नहीं होगी कि कोई बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाए। पिछले डिबेट में भी मैं थी, तो मुझे तो ये बहुत बेमानी सी बात लगी थी, बहुत ही फार फेच्ड आइडिया लगा था कि किसी को भी क्यों ऑब्जेक्शन हो सकता है। बट अगर ऐसी कोई एहतियात बरती जाए कि सोर्स ऑफ लिपिड पर्टिकुलर रिलीजन की सेंसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए अवॉइड किया जाए, तो सरकारों को ध्यान देना चाहिए। बट इट्स अ वेरी स्मॉल फैक्टर एज अगेंस्ट इतने लोगों की जान बचाने के लिए जो रामबाण आने वाला है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डाउट या सस्पिशन या फियर ना क्रिएट किया जाए तो अच्छा। डॉक्टर निम्मी, एक सवाल म्यूटेशन से जुड़ा हुआ जहन में आ रहा है। लगातार हम ये कह रहे हैं कि वायरस जो है वो म्यूटेट कर रहा है, तो कोई भी वायरस कब म्यूटेट करता है? क्या उसको कंडीशन फेवरेबल मिलती है या क्या होता है, किस कंडीशन में वो म्यूटेट करता है? देखिए, वायरस बहुत अनप्रिडिक्टेबल तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो है ही नहीं। ये किस कब कैसे म्यूटेट कर जाए, जब ये ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करते हैं और ह्यूमन बॉडी अपनी इम्यूनिटी से इनसे लड़ने की कोशिश करती है, तो इनके जीनोम में, इनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में ओवर द ईयर, ओवर द मंथ्स चेंजेस हो जाते हैं। अब क्योंकि कोरोना इतने सारे लोगों को असर डाला, 7 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं, तो 7 करोड़ शरीर में प्रवेश करके इसके कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेन में या कुछ पर्टिकुलर वेरिएंट्स हो सकता है बन रहे हैं, जिसमें से 1 या 2 आपके सामने आए हैं जो S0117। तो ये दिस इज ओनली स्क्रैचिंग द सर्फेस। वाकई हमारी सेहत को किस तरह से प्रभावित करेगा, दवाई इस स्ट्रेन में कारगर होगी नहीं होगी, ये देखने वाली बात है। वायरस तो अपने आप में रूप बदलता ही रहता है, ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है। क्योंकि जब हम इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाते हैं, पहले भी लगाते हैं, तो हर साल वो वैक्सीन बदल जाती है, क्योंकि उसका स्ट्रेन है या उसका जो वेरिएशन है वो हर साल चेंज हो जाता है। तो ये तो हम फ्लू की वैक्सीन, नॉर्मल फ्लू की वैक्सीन की बात कर रहे हैं। यहाँ कोविड में अगर म्यूटेशन हो गया, हैरानी की बात नहीं है, साइंटिस्ट उसके बारे में पहले से जानते थे।
डॉक्टर गुलाटी, ये जिस फ्लू वैक्सीन की बात कर रही हैं डॉक्टर निमि, उसमें ऐसा तो हमने बाहर के देशों में सुना है, हमारे यहाँ कम से कम इंडिया में बहुत कम लोगों के बारे में सुना है कि उन्होंने कोई फ्लू का शॉट भी लिया हो। तो क्या ये मानकर चलें कि ये कोविड है, आने वाले टाइम में इसकी भी हैसियत उतनी ही रह जाने वाली है कि जिसको लेना हो ले, जिसको न लेना हो न ले, बहुत फर्क नहीं पड़ता है? देखो, ऐसा तो नहीं है, ये तो अनअवेयर है ना लोग। ये मतलब अगर लोगों को जागरूकता नहीं है तो वो ये नहीं कह सकते कि वो बात ठीक है। तो फ्लू वैक्सीन बहुत इफेक्टिव होती है हर साल, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, हर साल ये सितंबर अक्टूबर के आसपास आती है, लगवानी चाहिए लोगों को। ऐसे एक न्यूमोनिया वाली उसकी है जो वैक्सीन है बचने के लिए, एल्डरली के लिए, उसके लिए भी वैक्सीन है, वो भी इंपॉर्टेंट, वो भी लगानी चाहिए 5 साल में एक बार। तो इसका अब ये क्या तरीका होगा, क्या जो कोविड की हर साल लगानी है या नहीं लगानी, ये तो टाइम बताएगा ना कि आगे चल के क्या जो लोग रिसर्चर्स हैं वो क्या रेकमेंड करते हैं कि कितनी और लगाने की जरूरत है। ये तो टाइम बताएगा, जो जैसा रेकमेंड किया जाता है तो वो करना चाहिए। बाकी ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि फ्लू वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन ये बहुत ही कारगर है और ये लगानी चाहिए। और इसके बारे में ना जानना कोई ये बात नहीं है कि चलो कोई बात नहीं। तो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में क्योंकि अवेयरनेस ज्यादा है तो लोग लगवाते हैं, वहां पे भी सब नहीं लगवाते। तो जिनको अवेयरनेस लेकर ये बात कही जाती है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि चलो साल में, जी अक्सर यहाँ लोग कहते हैं कि साल में एक बार आपको सर्दी जुकाम हो जाना चाहिए, एक हल्का सा बुखार भी आ जाए तो कोई परेशानी नहीं है, बल्कि इम्यूनिटी बॉडी की बढ़ जाती है, एंटीबॉडीज बढ़ते हैं। देखो ऐसा है, सच बात यह है कि जो नॉर्मल फ्लू है वो भी जानलेवा है। जिन लोगों में कोमॉर्बिडिटीज हैं, कई एल्डरली लोग की डेथ इसी से होती है कि फ्लू हुआ और फिर उससे निमोनिया हुआ और डेथ हो गई। तो ऐसा नहीं है कि एहतियात उसमें जरूरत नहीं है। और मुझे अब लगता है कि जहां क्राउडेड जगह है वहां पे हमेशा हमको मास्क पहननी चाहिए, हाथ धोते रहना चाहिए। इससे जो कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, उसका इंसिडेंस भी कम होगा। आप देखिए इस बारी कॉमन कोल्ड का इंसिडेंस भी कम हुआ है क्योंकि लोगों ने मास्क पहने हुए, ज्यादातर लोगों ने। डॉक्टर यश गुलाटी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। अभी कोई ऐसे आसार नहीं है कि कोरोना वायरस जल्दी हमारा पीछा छोड़ देगा और आने वाले साल में भी यही लगता है कि कोरोना वायरस हमें इसी तरह परेशान करने वाला है। अभय जी, वक्त आ गया है जब हमें अपने मेहमानों से इजाजत लेनी होगी कि वक्त खत्म हो रहा है। तो डॉक्टर निमि रस्तोगी और डॉक्टर यश गुलाटी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।